हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और आ चुका हूं आप सभी के सामने लेके एक और धमाकेदार वीडियो, जहां आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अब लास्ट 30 डेज में आपकी क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए विद रिस्पेक्टिव टू योर एग्जाम। कौन सा एग्जाम? सीएमए फाउंडेशन एग्जाम। कौन सा अटेम्प्ट? जनवरी 2023 अटेम्प्ट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या बातें करने वाले हैं? अपन ये बात करने वाले हैं, आज है देखो 13th ऑफ दिसंबर, और आज से ठीक एक महीने बाद दैट इज 13th ऑफ जनवरी को आपका क्या है? फाउंडेशन का पेपर है। ठीक है, आई होप उसी डेट को आपका फाउंडेशन का पेपर हो जाएगा, अगर कोई भी इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं आई तो। ठीक है, तो एक महीने का आपके पास टाइम स्पैन है। इस एक महीने में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किस टॉपिक को, कौन से सब्जेक्ट को कितना आपको फोकस में लेके चलना चाहिए, सारी बातें, और प्लस बहुत ही एडिशनल बहुत सारी बातें यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो दिल खोल के आपके साथ बात करने वाला हूँ, काफी सारे सजेशन टिप्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर कि अब लास्ट तक वीडियो को देखें, लाइक कर देना यार फटाफट से। आई होप 15 लाइक तो आप कर लोगे इजीली, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो एक एक जैसे जैसे बात मुझे याद आती जाएगी, मैं आपके साथ डिस्कस करते जाऊंगा। अगर कोई बात लग जाएगी कि वीडियो में रह गई है, तो कमेंट सेक्शन में मैं उसको लिख के पिन कर दूंगा, तो आप लोग भी देख पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन के साथ। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसी सारी बातें हैं जो आपको करनी है और क्या नहीं करनी है, दैट इज डूज एंड डोंट्स लास्ट 30 डेज में स्पेसिफिकली। ठीक है, बट उसके पहले एक चीज मैं आपको रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है आपके बता रहा हूं। जैसे आप सभी को पता है कि आपके जो फाउंडेशन करिकुलम है उसमें है टोटल 4 पेपर्स। ठीक है, 1 2 3 4। अब हर स्टूडेंट के लिए इन 4 पेपर में से एक पेपर तो ऐसा होगा जिसमें वो होगा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट। ठीक है, वो पेपर कोई भी हो सकता है किसी को मैथ्स में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है कोई इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, और किसी का लॉ वगैरह में या अकाउंट्स वगैरह में भी हो सकता है। और एक ना एक पेपर आपके पास ऐसा जरूर होगा जहां पे आपको लग रहा होगा बहुत भयंकर डर की पता नहीं इस पेपर का क्या होगा, भगवान करे ये पेपर समझ जाए, बाकी तो हम फाउंडेशन निकालने वाले हैं। बीच के जो आपके 2 पेपर होने वाले हैं, वो आपका होने वाला है मिड जोन वाला पार्ट, यानी आपकी ठीक ठीक तैयारी, ना बहुत ज्यादा डर है ना बहुत ज्यादा एकदम कॉन्फिडेंस है। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि आपकी मान लो लॉ और एथिक्स के पेपर में आपको एकदम ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लग रहा है कि तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हुई है। बीच के आपके जो 2 पेपर बच गए वो है आपके अकाउंट्स के, और दूसरा है पेपर आपका इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का। इसमें आपकी ठीक ठीक तैयारी ऐसा मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब जिस भी पेपर में आपकी बहुत अच्छे से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको रिवीजन में 3 दिन से ज्यादा अलॉट नहीं करना है। 3 दिन में या मैक्सिमम 2 दिन में भी आप उसको निपटा लो, बहुत है, इनफ है। ठीक है, अगर आप सोच के चल रहे हो कि आपके पास 4 वीक है, एक एक वीक हम एक एक पेपर को देंगे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या होगा, जिस पेपर में आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जिसको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसको कम टाइम मिलेगा, और जिसमें आप पहले से ही कॉन्फिडेंट हो उसमें आपका टाइम अननेसेसरी वेस्ट होगा। तो जिस भी पेपर में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, मार्क कर लो कि उसको 3 दिन से ज्यादा अब आपको रिवाइज नहीं करना है। क्लियर हो गया? और जिस पेपर में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उसको मैक्सिमम टाइम अपना देना है। जैसे अगर मैं मान के चलूं, अगर आप लॉ और एथिक्स के पेपर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, 3 दिन आप उसको दो, डेडिकेटेडली पढ़ो और उसको रिवाइज करो और खत्म कर दो। ठीक है, 3 दिन भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। लॉ और एथिक्स जो है वो 2 दिन, एक दिन के अंदर निपटने वाला काम है। एथिक्स तो मेरे चैनल पे जाके तुम देखोगे 1.5 घंटे के अंदर पूरा एथिक्स यहाँ पे कवर हो गया है। ठीक है, लॉ में भी आप पढ़ने जाओगे, छोटे छोटे ही एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सारा आप इजीली कर लोगे। क्लियर है? तो 3 दिन आपको उस पेपर को देना है जिसमें आपकी बहुत अच्छे से तैयारी है। बाकी जो 2 पेपर बच गए जिसमें आप ठीक 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 कॉन्फिडेंस हो, उसको आपको कितना देना है? 5 से 6 डेज, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 5 to 6 डेज ईच। ठीक है, यानी 5 दिन आपने अकाउंट्स और कॉस्ट वगैरह की तैयारी कर ली, 5 दिन में आपने आपका इको और मैनेजमेंट निपटा लिया। बचा जितना भी दिन है 20, ठीक है, 15 से 20 डेज में मान के चल रहा हूँ, उसमें आपको उस पेपर की तैयारी करनी है जिसमें आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ पा रहा है। हो सकता है वो मैथ्स हो सकता है आपके लिए अकाउंट्स हो, कोई भी पेपर हो सकता है, लॉ भी हो सकता है। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना रिवीजन प्लान आउट करें कि आपकी स्पीड इतनी हो, क्योंकि जिस पेपर में आप कॉन्फिडेंट हो उसमें आप 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं लगाएं। जिस पेपर में आप कॉन्फिडेंस नहीं है उसका, उसके लिए कम से कम 12 से 15 दिन, और अगर हो सके तो 20 दिन तक का टाइम आप उसको प्रैक्टिस करनी है डेडिकेटेड होके। और 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन में आपके जो 2 मिड वाले पेपर है आपको उसको कंप्लीट कर लेना है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अब अपन आते हैं कि क्या क्या डूज हैं और क्या क्या डोंट्स है, उसके पहले इसको पूरा साफ कर लेता हूँ। एक पेन पेपर अपने पास लेके बैठोगे, नोट डाउन करते जाओगे, इजी होते जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचा है 30 डेज। मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसा कैसा आपकी जो रिवीजन है वो करनी है। इजी पेपर को कितना टाइम देना है, जो आपको टफ लगता है उसको कितना टाइम देना है। अच्छा, अब रिवीजन करना है, इसका मतलब क्या हो गया? रिवीजन करने का मतलब, ठीक है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिवीजन करने का मतलब सिंपल है, अब आपको क्वेश्चन बनाना है। आई होप आपने अब इतनी तैयारी कर ली होगी कि अब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो गए होंगे। क्लियर है? आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, आपको पता है थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या है। क्लियर है? उसमें आपको कोई भी दिक्कत या कंफ्यूजन अभी के टाइम पे तो नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे।
एमसीक्यू की जहां बात है, आपको इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बनाने हैं, बट ध्यान से बनाना, कुछ के आंसर उनमें पीछे गड़बड़ दिए हुए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो आउट ऑफ द सिलेबस है, मतलब वो चैप्टर में वो कंटेंट अवेलेबल नहीं है, बट आप एमसीक्यू में देखने जाओगे तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, एथिक्स में ऐसे 2-4 क्वेश्चंस हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आपकी इंस्टीट्यूट निकालती है बिट्स क्वेश्चन, ठीक है, वो पीडीएफ भी आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में मिल जाएगी। 2-2 हजार हर सब्जेक्ट में उसमें क्वेश्चंस वहां पे दिए हैं, तो उसमें भी आपको एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपको, और जो भी वन वर्ड वाले हैं वो आपको सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि जो बिट्स है थोड़ा पुराने जमाने का डिजाइन है, मतलब टाइम हो गया, इंस्टीट्यूट का जो पेपर लेने का पैटर्न है वो चेंज हो गया। तो अगर आपको उसमें कोई भी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल रहा है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। बट हाँ, जो भी एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड वाले कुछ है, या मैच द फॉलोइंग वाले कुछ है, वो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बना लेने, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे तो एमसीक्यू, बट वन वर्ड अगर आप बना पा रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स बना पा रहे हो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑप्शन, तो आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। तो क्लियर हो गया? हाँ जी सर, तो आपको क्या करना है इस 30 डेज के टाइम में? रिवाइज करना है फटाफट, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए इकोनॉमिक्स की हमारी टॉप 15 एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर उसमें आप 12, 13, 14, 15 ला रहे हो, तो यानी आप क्लियर करने वाले हो पेपर, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको इन 30 डेज के दौरान ध्यान रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है? क्लियर है? इसका बहुत ध्यान देना है आपको। सबसे पहले डोंट्स की बात करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे मुझे पॉइंट्स याद आते जाएगा बताते जाऊंगा। डोंट्स और डूज, सबसे पहले चलो डू में आ जाते हैं। डू में आपको क्या करना है? आपको आपकी जो स्लीप है, स्लीप साइकिल, इसका प्रॉपर पूरा ध्यान रखना है। एडिक्वेट आपको जो रेस्ट है वो लेना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा ही रेस्ट ले रहे हो या बहुत कम ही रेस्ट ले पा रहे हो। ठीक है, नॉर्मली 7 to 8 आवर्स आप स्लीप ले लो, काफी है। अब चाहे आप उसको एक लंबे स्ट्रेच में ले लो, या कुछ जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं पार्ट पार्ट में करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आफ्टरनून में रिलैक्स करते हैं, तो कैसे भी आप कर सकते हो। बट हाँ, स्लीप 7 to 8 आवर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे कम भी नहीं करो, इससे ज्यादा भी नहीं करो। स्टडी आपको कितनी करनी है? स्टडी मेरे हिसाब से अब आपको 8 to 10 आवर्स, ठीक है, स्टडी आपको अब 8 to 10 आवर्स करनी है। अब 8 to 10 आवर्स इफेक्टिव स्टडी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने बुक खोल के बैठ गया और ध्यान कहीं और है। इफेक्टिव 8 to 10 आवर अब आपको हर दिन निकालना है, इन ऑर्डर टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। दूसरा, अच्छा अभी एक चीज याद आ गया कि डोंट्स आपको क्या नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा, इवन खुद जब मैं भी एग्जाम वगैरह देता हूँ, तो मैं एक चीज प्रिपेयर करता था, क्या है वो? टाइम टेबल। कई लोग टाइम टेबल बना लेते हैं, 8 बजे उठेंगे, फिर 9 बजे से पढ़ने बैठेंगे, 11 बजे ब्रेक लेंगे, फिर 4 घंटे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये बनाने से, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन द एंड आप उसको फॉलो नहीं करने वाले। सिंपल, जब आपको आपकी स्टडी करनी है, एक चीज ध्यान दो, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपकी इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। आपको ये टारगेट लेके नहीं चलना है कि 8 से 9 ही पढ़ना है या 9 से 12 पढ़ना है। इतना टारगेट लेके चलो कि आज मेरे को 4 चैप्टर खत्म करने हैं, मतलब खत्म करने हैं। आज मेरे को 3 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब करने हैं। आज मेरे को मैथ्स के 3 चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मतलब करने हैं। इस टाइप का आप टारगेट लेके चलो, रेदर देन टाइमिंग का टारगेट कि 10 से 11 ही पढ़ूंगा, फिर 11 से 12 रील चला लूंगा, फिर 12 से 4 वापस पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर 1 घंटा शाम को टहलने निकल जाऊंगा। ये सारी बकवास बातें हैं, जिसको आप फॉलो नहीं करने वाले हो। ठीक है, अगर आपके में डिसिप्लिन है और आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, तो अपने लिए अपना स्पेसिफिक एक टाइम टेबल बना लेना, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। वरना अधिकतर 99% केस में स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कि इतने से इतने देर पढ़ेंगे। इससे अच्छा जब भी स्टडी करने बैठो, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टारगेट लेके बैठो कि आज मुझे ये खत्म करना है। आज लॉ के 2 चैप्टर देखने, मैथ्स का 3 चैप्टर देखना है। इतना मेरे को दिन में करना है, चाहे मैं उसको सुबह ही अर्ली मॉर्निंग करके बैठ जाऊँ, फिर पूरे दिन भर रिलैक्स करूँ, या बिट्स एंड पीसेज में रात तक उसको आराम आराम से करूँ। तो ये चीज आपको करना है, किसी भी तरीके का टाइम टेबल नहीं बनाना है। दूसरा, फर्जी मैराथन से आपको बचना है। फर्जी मैराथन, टाइम पास जो मैराथन है, ठीक है, मैं यहाँ किसी को स्पेसिफिक लेके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा एजुकेशन इंडस्ट्री एज अ होल बोल रहा हूँ। आपको क्या मैराथन्स मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, 10 15 15 घंटे के मैराथन, वो भी पार्ट 1 2 3, मतलब चलाए जा रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। मानो कि ऐसा रेस लग गया है कि कौन टीचर कितना लंबा मैराथन बना सकता है, ऐसा कोई कंपटीशन चल गया है। नहीं, मैराथन का ये मतलब ही नहीं होता है। मैराथन का बेसिक मतलब ये है कि आप कितने लिमिटेड टाइम में, कितने कम से कम टाइम में, कितनी चीजें ज्यादा से ज्यादा आप कवर कर सकते हो। ठीक है, ये होता है मीनिंग मैराथन का। बट आजकल मैराथन कैसे चल रहे हैं? 10 10 12 12 घंटे के मैराथन, फिर उसके भी पार्ट 1 2 3 आगे कंटिन्यू। अरे इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। रेगुलर नॉर्मल कंटेंट देखोगे तो आपको कम का मिलेगा उससे। मैराथन चल रहे हैं 25 25 घंटे, रेगुलर में वो क्लास खत्म हो रही है 20 घंटे 15 घंटे में, और आप उसको मैराथन देख रहे हो 20 25 घंटे में। तो ये फालतू चीजों से आपको बचना है। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं, अगर मेरे एथिक्स का तुम अगर देखोगे चैनल पे, 3 वीडियो है क्यूमुलेटिव, तुम उनका टाइम कैलकुलेट करोगे, रफली मान लो 1.5 आवर के करीब आएगा, 1.5 घंटे में एथिक्स खत्म, अगर आप नॉर्मल स्पीड में देखते हो तो। अब अगर मुझे एथिक्स का मैराथन लेना है और मैं अगर 1.5 घंटे का ही मैराथन लूंगा, तो क्या मतलब हुआ मैराथन का? वो तो एज इट इज वही हो गया कि मैंने 3 पार्ट में उसको लेक्चर को डाला, मैं एक वीडियो में आपको दे रहा हूँ। मैराथन का तो मतलब तब निकल के आएगा, आपका टाइम तब सेव होगा, जब मैं इस 1.5 घंटे का रेगुलर कंटेंट स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ आपको 40 मिनट में करवा दूं। ठीक है, या आपको मैं बोलो 45 50 मिनट्स में करवा दूं, तब तो कोई मतलब है। वरना आजकल तो क्या हो रहा है, 15 घंटे का आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, अगर एक स्ट्रेच में देखने जाओगे 20 घंटे का सिलेबस है। ठीक है, और उसको लोग डाल रहे 25 25 घंटे का तो मैराथन ले रहे हैं, तो ये कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट अगर आपको किसी का मैराथन मिलता है, आप देखो करो। ठीक है,
दूसरा चीज़ क्या करना है, कई बार बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में कि यार ये टॉपिक है और मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मैं ना मॉड्यूल से रीड करके खुद से समझ लूँगा, ठीक है? और फिर कहीं डाउट आता है, अरे नहीं समझ आया तो आप क्या करते हो, यूट्यूब खोलते हो, एक वीडियो देखते हो, आपको दिखता है कि वो वीडियो है मान लो 25 मिनट का कोई वीडियो है, ठीक है? आप बोले, अरे बाप रे! 25 मिनट का वीडियो, मैं खुद से पढ़ के इसको 10 मिनट में पढ़ लूँगा, समझ जाऊँगा। और होता क्या है, आप उसको पढ़ने बैठते हो, 2 मिनट बाद आपको समझ में आती नहीं है चीज़ें, डिप्रेस हो जाते हो, पूरा दिन भर निकल जाता है और आपका वो टॉपिक अनफिनिश्ड रह जाता है। तो कभी भी कोई भी आपको ऐसा लगे कि ये टॉपिक में मुझे कहीं भी असिस्टेंस की ज़रूरत है, यूट्यूब में निकालो वीडियो, चाहे वो 25 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे की वीडियो, उसको देखो और खत्म कर लो। 2x स्पीड में चलाओ, आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा। कुछ नोटिंग करना पड़ेगा, 40 मिनट में वो वीडियो आपकी खत्म हो जाएगी। पर अगर ऐसा सोचोगे कि मुझे ये टॉपिक आता नहीं है, खुद से ट्राई करके देख लूँगा, दिन भर आप अपना वेस्ट कर लोगे और कोई भी आपको आउटपुट निकल के नहीं आने वाला है। तो किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है, यूट्यूब में अगर आपको ढंग की वीडियोज़ उसकी मिल रही हैं, तो जाके वीडियो देखो, उससे समझ लो, उससे आप टाइम सेव ही करने वाले हो, रेदर देन खुद से सोचोगे कि खुद से पढ़ के समझ लेता हूँ, फिर डाउट आएगा, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करोगे, जहाँ से आपने कोचिंग ली है वहाँ फ़ोन करोगे, लगेगा नहीं, वेट कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है वहाँ पे, ठीक है? और क्या आपको काम नहीं करना है, सोशल मीडिया से दूर रहो, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया आपको यूसेज नहीं रखना है। हाँ, यूज़ करना है, ज़रूरी है, ठीक है? वो भी किस पर्पज़ के लिए? अपडेट्स के पर्पज़ के लिए, क्योंकि हो सकता है अभी भी 1 मंथ है, कुछ ना कुछ चीज़ चेंजेज़ हो जाएँ, हो सकता है कुछ अचानक से कुछ कहीं प्रॉब्लम आ जाए और आपका एग्ज़ामिनेशन डेट इधर-उधर 2-4 दिन पहले या बाद में शिफ्ट हो जाए। तो ऐसी अपडेट हमको रखने के लिए सोशल मीडिया का चलाना ज़रूरी है। बट हाँ, कंप्लीटली भी एकदम ऐसा नहीं कि दिन भर घुसे ही हैं उसी में, ठीक है? एकदम घुसना भी नहीं है और कंप्लीटली अपने आप को कट ऑफ भी करके नहीं रखना है। लिमिटेड टाइम चलाओ, देखो कहीं आपको जैसे मैंने बोला कि पढ़ाई में असिस्टेंस है, वीडियो निकालो, खत्म कर दो, बंद कर दो। रील्स और शॉर्ट में अपना ध्यान मत लगाओ अभी। अगर कोई एजुकेशनल शॉर्ट है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, बाकी आलतू-फालतू नहीं कि हिस्ट्री में क्या हुआ, वो क्या हुआ। वो जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं, वो आप देखना एग्ज़ाम के बाद। अभी जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं, वही सारा कंटेंट जो है आपको कंज़्यूम करना है, ठीक है? क्या-क्या बातें अपन ने डिस्कस की? स्लीप का ध्यान रखना है, स्टडी साइकिल आप बना लो, 8 से 10 घंटा इफेक्टिव निकालो, ठीक है? उतने में आपका हो जाएगा। क्या-क्या काम नहीं करना है, फालतू के अननेसेसरी टाइम टेबल बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फालतू मैराथन जो 25-25, 20-20 घंटे के हैं, 12-12, 15-15 घंटे के, उसको देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? जो ओरिजिनल कंटेंट कम में आप कवर कर सकते हो, उसको देख लो, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आगे सोशल मीडिया से ना ही पूरी तरीके से कट ऑफ होना है, ना ही पूरी तरह से उसमें इंडल्ज रहना है, नॉर्मल आपको यूज़ करना है उसके, ठीक है? अब कोई भी अगर न्यू टॉपिक है, ठीक है? कोई भी न्यू टॉपिक है जो आपने आज तक अभी देखा नहीं है या उस टॉपिक में आपका किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब आप मान के बैठ गए हो कि मैं अब कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे कोई भी आके पढ़ा दे, ये टॉपिक मेरे से क्लियर होने वाला नहीं है। तो ऐसे टॉपिक को अब आपको नहीं छूना है। कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, अगर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है? या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता ही नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो अब आप सोचोगे कि यार लास्ट-लास्ट में देख लेता हूँ, कर लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ, उसको मत करो, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। एक पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, वो कुंग फू कराटे वाली, ठीक है? चांदनी चौक टू चाइना जिसका नाम था, उसमें एक बहुत बढ़िया डायलॉग था, ठीक है? क्या बोलता है कि मुझे उन 10,000 मूव से डर नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है। मुझे उस एक मूव से डर है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो अभी के इस टाइम में आपको कोई भी नया टॉपिक TOPI, ये कोई भी नया टॉपिक अब आपको यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है? जो आपने पुराने टॉपिक पढ़ रखे हैं, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, उसी को आपको लेना है, ठीक है? कुछ अगर कोई टॉपिक का पार्ट है जो आपको अभी 80% क्लियर है, 20% बाकी है, उसको आप कवर कर लो, बट जिसमें आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है, ये होगा ही नहीं। जैसे मैथ्स का अगर कोई टॉपिक है, मान लो रेशियो प्रोपोर्शन, आपको आता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, छोड़ दो, मत करो। जो आता है, इंटरेस्ट वगैरह है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, उसको कर लो, ईज़िली आपका जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है? तो कोई भी नया टॉपिक आपको लेके नहीं चलना है अभी। दूसरा, कोई भी आपको ऐसा टॉपिक अपने पास नहीं रखना है जो आप सोच रहे हो कि लास्ट में 1-2 दिन पहले बचेगा ना पेपर को, 10-12 तारीख को देख लूँगा, हो जाएगा। तो ऐसा भी काम आपको नहीं करना है। जो करना है अभी करना है, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले इतना टाइम नहीं रहेगा, आपका वो वाला माइंडसेट नहीं रहेगा कि आप उसको नए टॉपिक को ले पाओ, ठीक है? और क्या काम आपको नहीं करना है? नोट्स। किसी भी नए टीचर का, किसी भी नए फैकल्टी का आपको नोट्स अभी इस टाइम पे प्रेफ़र नहीं करना है। अगर आपने कहीं से ऑफ़लाइन कोचिंग ले रखी है, अगर आपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फ़ॉलो नहीं किया है, तो अब इस लास्ट के डेज़ में इंस्टीट्यूट के नोट्स भी आप रेफ़र मत करो। साल भर से 6 महीने से जो नोट्स से आप पढ़ते आए हो, उसी नोट्स से पढ़ो। सिर्फ़ क्वेश्चन बना लो इंस्टीट्यूट के, ठीक है? मॉड्यूल से और जो भी उनके जो दे रखे हैं या हमारी टॉप 15 एमसीक्यू सीरीज़ से आप क्वेश्चन्स बना लो। सिर्फ़ क्वेश्चन बनाने के लिए आप इधर-उधर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं, इंस्टीट्यूट के साइड से इनफ आपको दे के रखा हुआ है। पास्ट ईयर पेपर्स भी आपको अवेलेबल है, उससे जो भी क्वेश्चन है बना लो। बट नोट्स है, कोई अलग-अलग चार्ट्स हैं, किसी भी और फैकल्टी के मत यूज़ करो इस 30 डेज़ में, ठीक है? जो आपने खुद से बनाया होगा उसी पे रिलाय करो, उसी से अब आपको पढ़ना है। कोई भी नया नोट्स नहीं लेना है, पर हाँ, नए क्वेश्चन्स हमको ज़रूर सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया? कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, किसी भी नए नोट से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? इवन अगर आपने इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल भी खोल के नहीं देखी है, तो अब देखने का कोई मतलब भी नहीं है। जिससे आपने पढ़ा है, उसी से आपने पढ़ लेना है। क्लियर है? ठीक है? लास्ट डेज़ के लिए एक चीज़ आप कर सकते हो, मेरे नोट्स में जो है वन लाइनर्स, उसको आप ज़रूर से प्रिंट निकाल के रख लो, लास्ट डेट में बहुत काम आने वाला है, ठीक है? हेल्प करेगा आपको। वन लाइनर्स किसके अवेलेबल है?
एथिक्स के अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स के मिल जाएँगे और मैनेजमेंट के मिल जाएँगे। इस पूरे के मैंने आपको लेक्चर्स भी यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है? और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसके लास्ट पेज में आपको वन लाइनर मिल जाएगा, उसको आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बट वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं हो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ देना, कोई कंपल्सरी नहीं है। बट हाँ, कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है, प्रिंट निकाल के रख लेना, सिर्फ वन लाइनर्स। अगर आपने मेरे नोट से साल भर भी पढ़ाई नहीं की है, मत करो, मत देखो। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कियो, बहुत अच्छी बात है। मेरे नोट्स को आप अगर देखना चाहते हो, बस देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट लगे अपने मॉड्यूल में जो है आपके पास है अंडरलाइन कर लेना, बस दैट्स इट। बहुत ज़्यादा रेफर करने की अभी अब ज़रूरत नहीं है। बस एक वन लाइनर है आपके पास ब्रह्मास्त्र, इसको आप यूज़ कर सकते हो, प्रिंट निकाल लो, पढ़ लो उससे। तो आपका रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्वेश्चंस आप इससे बना जाओगे। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि है आपकी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है? मुझे जहाँ जगह मिल रही है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले तो सोचा था डूज़ एंड डोंट्स का ऐसा कॉलम बनाऊँगा, बट चलो ठीक है। नेक्स्ट ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करके इसमें रखना है। दिसंबर चल रहा है, शादी का महीना है, बहुत सारे इन्विटेशंस आपको आ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है भैया कि 500 एक 1000 एक का लिफाफा वसूल करने के लिए आप कुछ भी खाए पड़े हो, ठीक है? और आपकी तबीयत फिर आप अपना बिगाड़ ले रहे हो। 2-3 दिन सर्दी हो जा रही है। कहीं भी बाहर अब आपको घूमने निकलने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पिकनिक, कोई ट्रिप नहीं। 30 दिन अपने आप को दे दो, उसके बाद आप 1 हफ्ते पूरा एन्जॉय कर लेना, पार्टी कर लेना। बाहर अगर आपको जाना पड़ रहा है, क्लासेस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, मेक श्योर कि भैया पूरा स्वेटर-वेटर कवर होके जाओ। जहाँ आपको 1 दिन भी आप बीमार पड़ गए, 3 दिन आपकी सर्दी खा जाएगी, टोटल वेस्ट हो जाएगा, कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे। फिर अलग से उसके बाद डिप्रेशन होगा 1-2 दिन, यार 3 दिन सर्दी में वेस्ट हो गया, मेरा टाइम निकल गया, हफ्ता भर निकल गया, ऐसे ही तो आप लूज़ कर जाओगे। इससे अच्छा ईटिंग हैबिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बाहर की सारी चीज़ें खाना बंद कर दो। गुपचुप, ठीक है, मोमोज़ हो गए, चाउमीन हो गए, तेल मैदा वाले जो भी आइटम है लिमिटेड कर दो। शादी में भी अगर जा रहे हो, तो ढंग की चीज़ें, सॉलिड चीज़ें खाओ, बहुत ही ज़्यादा तेल मैदे वाली चीज़ों को आप अवॉइड कर दो अपनी हेल्थ के लिए 1 महीना बस। उसके बाद खाओ जितना मर्ज़ी खाओ, ठीक है? नेक्स्ट है आपकी स्लीप साइकिल आपको इम्प्रूव करनी है। अब मैं यहाँ 8-9 घंटे सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्लीप साइकिल की। कुछ लोग होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे मैं हूँ, रात को जग के लंबे समय तक पढ़ाई करना प्रेफ़र करता हूँ। बट आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग आपको पता है, ठीक है? कुछ लोग होंगे जो भैया रात को 12 बजे से पढ़ाई चालू कर रहे हैं, 8 बजे तक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, आप 8 घंटे पढ़ रहे हो और फिर 9 बजे वो सोने जा रहे हैं और फिर शाम को मान लो 5 बजे उठ रहे हैं, ठीक है? 5-4 बजे। तो अब अगर आपकी ऐसी आदत बन गई है, इसको आपको चेंज करना है, ठीक है? मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी हूँ, रात में पढ़ने वाला, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता है, आज भी नहीं उठा जाता है, फैक्ट है ये। और हाँ, मुझे काम पे जाना होता है, कहीं ट्रिप वगैरह होती है, तो मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। काम से मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है? तो अगर आपकी रात वाली स्लीप साइकिल है कि आप 12 से 8 तक पढ़ रहे हो, फिर 9 बजे सुबह-सुबह सोने जा रहे हो, ठीक है? थोड़ा उल्टा चल रहे हो, तो अब इसको आप सीधा करने लग जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आपको भी पता है। पता चला आप सोते रह गए, एग्ज़ाम आपका होके निकल गया, ठीक है? तो इस टाइप का काम आपको नहीं करना है। जो भी नाइट आउल्स हैं, अब जाग जाओ, अपनी स्लीप साइकिल थोड़ा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रेजुअली चेंज करने लग जाओ, ठीक है? एकदम से चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत ज़्यादा एक दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ फिज़िकल काम कर लो जिससे आप बहुत ज़्यादा थक जाओ। एक रात आप जल्दी सो जाओगे, दूसरे दिन से ऑटोमेटिक आपकी जो स्लीप साइकिल है वो काम पे आ जाएगी। अगर नहीं तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको सुधारो, 6 बजे सोने लग जाओ, ठीक है? या पहले सोने लग जाओ, ठीक है? धीरे-धीरे सुधारो, सुधर जाएगी ताकि आप मॉर्निंग में उठो और फिर आप अपना पेपर जो है वो टाइम से दे पाओ। अब पेपर के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें अपने पास करनी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? किसी भी टाइप की कोई भी चीटिंग करने की कोशिश पेपर में, ठीक है? पिछले बार इंस्टीट्यूट ने बहुत लोगों के ऊपर एक्शन लिया है। फ़ोटो खींच-खींच के टेलीग्राम ग्रुप्स में डाल रहे हैं, क्वेश्चन और सॉल्यूशन चल रहा है, ट्विटर पे वायरल हो गया था, इंस्टीट्यूट ने एक्शन लिया, बहुत लोगों के ऊपर रद्द हो गए हैं। ऐसी कोई चीज़ें मत करना, नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, अटेम्प्ट लगेगा, शान से लगेगा, चीटिंग करके पास होने से कोई मतलब नहीं है और इंटर में लटक जाओगे, ठीक है? तो चीटिंग किसी भी तरीके की आपको नहीं करनी है, एग्ज़ाम के लिए आपको वेल प्रिपेयर होना है। अगर आप घर से देने वाले हो, ठीक है, वैसे घर से ही है, घर से देने का मतलब अपने घर पे या किसी चॉइस सेंटर आप नहीं जाने वाले हो। अगर घर से देने वाले हो, मेक श्योर जिस भी डिवाइस में लैपटॉप, पीसी में आप देने वाले हो प्रॉपर वर्किंग हो, काम कर रहा हो, चल रहा हो, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। खाली कमरा अगर आपके पास हो जहाँ किसी भी तरीके की कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, शांत माहौल में आप पेपर दे सकते हो तो दे लो, मच बेटर है। नहीं तो अगर आस-पास आपको अगर लग रहा है कि आपके घर में ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, भैया पड़ोसी के घर में हो गई, पड़ोसी के घर में जाके पेपर दे आना, पर दे आना और सारी चीज़ें चेक करके। इंटरनेट कनेक्शन आपका बढ़िया होना चाहिए, लैपटॉप या जो भी पीसी है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंटीवायरस नहीं है, डाल लो, स्लो है, सारी चीज़ें देख लो। इलेक्ट्रिसिटी का मेक श्योर कि भैया आप ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको कांस्टेंट पावर सप्लाई मिलती रहे, वरना पता चला एग्ज़ाम दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी चल दी, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। मेक श्योर आपके घर में इन्वर्टर हो, ना हो तो आप ऐसी किसी जगह में जाके पेपर दें जहाँ आपको इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हो। ना एक बार लाइट गोल हुई, आपका दिमाग गोल हो जाएगा, फिर आप अगर फट से 5-10 मिनट में लाइट आ भी जाएगी, आप पूरे हिल जाओगे पेपर के समय, ठीक है? तो अगर आप किसी चॉइस सेंटर वगैरह में भी पेपर देने जाने वाले हो, कुछ अगर आपका अलग अरेंजमेंट है, तो मेक श्योर कि वहाँ पे पावर सप्लाई हमेशा हमेशा क्लियर है। घर में देने वाले हो या हॉस्टल वगैरह में हो, तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रख लेना कि पावर सप्लाई हमेशा होनी चाहिए, ठीक है? और क्या? किसी भी टाइप की आपको कोई चीटिंग नहीं करनी है, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो करना है। मॉक टेस्ट रिलीज़ हो गया है, मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं दिया है, मेक श्योर आप दे लो। आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप का पेपर आने वाला है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। हो सकता है इसके पहले आपने ऐसा कंप्यूटर बेस्ड कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया हो,
ठीक है? तो आपकी बहुत अच्छे से उसमें मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाएगी, मेक श्योर आप उसको दे लें। लास्ट टाइम में हमेशा ये डर रहता है कि सर मेरी तैयारी नहीं हुई, अगले अटेम्प्ट में दे लूँगा, इस बार तो मैं शायद फेल ही हो जाऊँगा, ठीक है? ऐसा बहुत के साथ होता है। अब देखो, अगर आप पेपर नहीं दोगे, गारंटीड है फेल होगे, बट पेपर दोगे तो देयर इज़ अ चांस कि आप उसमें पास हो जाओ। किसी भी स्टूडेंट की एग्ज़ाम के 1 मिनट पहले तक भी तैयारी नहीं होती है, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा पॉइंट होता ही है जो छूट गया होता है या जिसमें हमको कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है? तो ये मत समझो कि आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, आपने एक अच्छी मेहनत की है, आपने वीडियोज़ देखे हैं, आपने नोट्स पढ़े हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है बेटा। कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर, ठीक है? और अगर आपने सही में अगर कोई तैयारी नहीं की है, तो भी मैं बोलूँगा अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, आप पेपर दो। कुछ नहीं होगा, फेल होगे, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा आप किस लेवल पे हो, तो अगले अटेम्प्ट में आप और अच्छे से तैयारी करके पास हो जाओगे। बट अगर आप पेपर ही नहीं दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लेवल क्या है, तो अगले अटेम्प्ट के लिए आपके पास कोई बेंचमार्क नहीं रह जाएगा, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रह जाएगा कि यार मेरी परफॉर्मेंस क्या थी, ठीक है? तो अगर आपको किसी को भी ऐसा लग रहा है कि तैयारी नहीं है, तैयारी किसी की नहीं होती है, सबको ही ऐसा लगता है एग्ज़ाम के 1 मिनट पहले तक आपके पास कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई पॉइंट रहेगा जो आपको नहीं आता है, जो छूटा है, उसका टेंशन नहीं लेना है। पेपर अपने को मस्त मूड से दे के आना है, ये सोच के कि भाई पास तो मैं ही होने वाला हूँ, दुनिया का मुझे नहीं पता। अगर 10,000 बच्चे सीएमए फाउंडेशन दे रहे हैं, कोई एक ही पास होने वाला है, तो एक मैं होने वाला हूँ। क्लियर है? इस मोटिवेशन के साथ धड़ाधड़ कमेंट कर देना, लाइक वाइक कर, ठीक है? तो क्या-क्या आपको काम करना है? मॉक टेस्ट ज़रूर-ज़रूर से आपको प्रैक्टिस करनी है। मेक श्योर जिस भी डिवाइस में आप अपना पेपर देने वाले हो, वो प्रॉपर बराबर हो, सब चीज़ उसमें ठीक हो, सारे आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, पावर सप्लाई ज़रूर चेक कर लेना, खाने-पीने का विशेष तौर से ध्यान दो, सारी जो भी अगर आप हॉस्टल में हो, कहीं बाहर हो, तो जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन्स है, वो आपके पास होनी चाहिए। सारी चीज़ें भाई 1% का भी रिस्क आपको इधर-उधर नहीं लेना है। गरम कपड़े पहन के निकलो अगर बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ रही है तो। स्लीप साइकिल प्रॉपर उसको ठीक कर लो, जो नाइट आउल है भैया उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डे में शिफ्ट करते जाओ ताकि एग्ज़ाम के दिन आपको टेंशन नहीं हो। पता चला एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले रात को सो रहे हो, एक तो ढंग से नींद भी नहीं आएगी टेंशन में कि क्या होगा, क्या होगा? फिर ऐसे करके आप पेपर देने वाले हो, ठीक है? तो इस तरीके का काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आई होप बहुत सारे पॉइंट्स पे मैंने यहाँ पे डिस्कशन की है, शायद ही कुछ बचा होगा। कोई नया टॉपिक आपको यूज़ नहीं करना है, कोई नए नोट्स के साथ आपको नहीं पढ़ना है, वन लाइनर बस रेफर कर सकते हो, रिवीजन के लिए आपको काम आ जाएगा। क्वेश्चन्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा है, प्रैक्टिस कर लो। कोई कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, जिसमें आपको 80% 70% आप श्योर हो कि हाँ है, बाकी का 20-30% नहीं आता है, उसको क्लियर कर लो। जिसमें आप 50% या उससे कम श्योर हो, उसको छोड़ दो, मत पढ़ो। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल 100% ही नहीं आता है, थोड़ा-सा आपके टाइम है आपके पास, बेसिक-बेसिक बस ऊपर से 1-2 टॉपिक देख लो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक चैप्टर है, जैसे मान लो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें प्रॉमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, ठीक है? अब आपको पूरा ही चैप्टर कठिन लगता है, बट आपके पास थोड़ा-सा टाइम है कि आप एक बार चेक को थोड़ा बहुत बेसिक कुछ चीज़ें देख सकते हो, 1-2 टॉपिक जो आपको याद रह जाए। सिर्फ उतना ही ऊपर-ऊपर से शैलो वाटर में जैसे स्विमिंग करते हैं, ऊपर-ऊपर से आप बस स्विमिंग करके उस चैप्टर से निकल जाओ। जो आते हैं अच्छे से उसको पहले रिवाइज़ करो, जो नहीं आ रहे हैं उसके लिए आप अच्छे से आप टाइम निकालो और उसको करते रहो। लास्ट तक के लिए कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो ये पूरा डिस्कशन था, मुझे लगा कुछ बात आपसे कर लूँ, कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है। इसके बाद भी मुझे अगर कुछ लगेगा यार कुछ पॉइंट छूट गया वीडियो के समय, तो मैं कमेंट कर दूँगा और उसको पिन कर दूँगा ताकि आप सभी को भी मिल जाए। होप कि जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, कुछ ना कुछ आपको हेल्प करेगा आगे जाके, ठीक है? बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से आपको पेपर देना है। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से करता हूँ। तो आज की डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को रैप अप करता हूँ। लास्ट तक आप बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए एग्ज़ाम के समय में धन्यवाद।